जल्द ही यामिनी और मैं फेसबुक पर बातें करने लगे और देखते ही देखते वो मेरी लत बन गई। हम अपनी पसंद, दोस्तों, परिवार, मतलब हर छोटी बड़ी चीज शेयर करने लगे। वो एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से थी। उसके पापा वकील थे, काफी मिलनसार इंसान, जबकि उसकी मम्मी दून पब्लिक हॉस्पिटल में नर्स थीं और स्वभाव से काफी सख्त। उसका एक 7 साल का छोटा भाई भी था, आरव। यामिनी उसे जान से ज्यादा चाहती थी। एक बार हम फोन पर बात कर रहे थे कि अचानक आरव की आवाज आई। दीदी, क्या ये वही लड़का है जिसकी फोटो आप फोन की गैलरी में छुपा कर रखती हो? यामिनी की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो चिल्लाई, आरव चुप कर। मैं हंस हंसकर लोटपोट हो गया, जबकि वो फोन छिपाने की कोशिश कर रही थी। बस उसी पल से आरव मेरा सीक्रेट पार्टनर बन गया। उसके परिवार में आरव ही अकेला था जिसे मेरे बारे में पता था। मैंने अपनी सीट बदलकर यामिनी के ठीक पीछे वाली बेंच पर कर ली। यहां तक कि क्लास के पढ़ाकू बच्चों ने भी ये नोटिस कर लिया। वो अक्सर पढ़ाई में मेरी मदद मांगती, पर सच तो ये था कि मैं आखिरी इंसान था जो उसकी मदद कर सकता था। मैं तो वो था जो एग्जाम से एक हफ्ते पहले पढ़कर जैसे तैसे पास होता था। अभी तक मैं सिर्फ उसका एक भरोसेमंद दोस्त था, पर एक बात मुझे खाए जा रही थी। क्या वो भी मेरे लिए वैसा ही महसूस करती है? उसके सिग्नल बड़े मिक्स थे। कभी वो इतनी पर्सनल बातें शेयर करती कि मुझे लगता मैं बहुत स्पेशल हूं, तो कभी ऐसा बर्ताव करती जैसे मैं उसका बस एक मामूली दोस्त हूं। ये अनिश्चितता मुझे बेचैन रखती थी। क्या वो भी मुझसे प्यार करती थी, या मैं ही ख्याली पुलाव पका रहा था? सब कुछ सही चल रहा था, जब तक कि एनुअल फंक्शन की प्रैक्टिस के दौरान यामिनी ने मुझे क्लास की दूसरी लड़की से बात करते हुए नहीं देख लिया। उसने नोटिस किया, पर कोई रिएक्शन देने के बजाय वो बस एक मुस्कुराकर क्लास से बाहर चली गई। वो मुस्कुराहट उसकी आम मुस्कुराहट जैसी नहीं थी। उसमें कुछ अलग था, जैसे वो उसके पीछे कुछ छुपा रही हो। पल्लवी एक बेहतरीन डांसर थी और उसने मुझे एनुअल फंक्शन के लिए अपना पार्टनर बनने को कहा। मैंने कभी डांस नहीं किया था, उन पहाड़ी शादियों में भी नहीं जहां लोग दुनियादारी भूलकर पागलों की तरह नाचते हैं। जब पल्लवी ने मुझे सिखाने का ऑफर दिया तो मैं झिझक गया। मैंने कहा कि सोचकर कल बताऊंगा। पल्लवी जैसी लड़की को मना करना मुश्किल था। वो इतनी खूबसूरत थी कि अगर मैं यामिनी से ना मिला होता तो बिना सोचे उसके प्यार में पड़ जाता। दिमाग में सवालों का बवंडर था और मुझे पता था कि इसका हल सिर्फ एक ही बंदा दे सकता है, कुणाल। उसकी सलाह मानना ना मानना अलग बात थी, पर वही था जो मुझे खरी खरी सुना सकता था। मैंने उसे फोन लगाया और उम्मीद के मुताबिक उसने 2 रिंग में उठा लिया। अब क्या हुआ कबीर, ये मत कहना कि तुझे जिंदगी पर एक और लेक्चर चाहिए। चुप कर और सुन, आज कुछ अजीब हुआ। मैं अंदाजा लगाऊं? उसकी आवाज में वही चिरपरिचित मुस्कान थी। फिर से यामिनी? हाँ यार, उसने मुझे पल्लवी से बात करते देखा और बस मुस्कुराकर चली गई। पर वो स्माइल नॉर्मल नहीं थी भाई, कुछ गड़बड़ लग रही है। तूने मुझे लड़की की स्माइल डिकोड करने के लिए फोन किया है? भाई मैं फिजिक्स पढ़ता हूं, साइकोलॉजी नहीं। सीरियसली कुणाल, वो इग्नोर कर सकती थी, चिल रह सकती थी, या मजाक उड़ा सकती थी। पर जिस तरह वो मुस्कुराई, ऐसा लगा जैसे उसे चोट लगी है या वो मुझे आजमा रही है। या शायद उसे फर्क ही नहीं पड़ता। उसकी ये बात मुझे उम्मीद से ज्यादा चुभ गई। ये ख्याल ही कि यामिनी को कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे अंदर तक हिला गया। तो अब क्या करेगा? अगर ये तेरे दिमाग का दही कर रहा है तो जाकर उससे पूछ ले। और क्या कहूं? सुनो, क्या उस स्माइल का मतलब ये था कि तुम जल रही हो? वो सोचेगी मैं पूरी तरह पागल हो गया हूं। वो तो तू पहले से है भाई, वो हंसते हुए बोला। देख, अगर वो तुझे पसंद करती है तो तुझे पता चल जाएगा, और अगर नहीं तो पल्लवी भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। शट अप, मैं झुंझलाया। तो बात वो है ही नहीं? तो ये खोए हुए पिल्ले की तरह बर्ताव करना बंद कर। या तो यामिनी से बात कर या भूल जा। सिंपल। सिंपल। पर इसमें कुछ भी सिंपल नहीं लग रहा था। अगले दिन स्कूल में मैंने पल्लवी को हाँ कह दिया। ठीक है, चलो करते हैं। वो मुस्कुराई। सही फैसला कबीर, पर अगर स्टेज पर अपनी फजीहत कराई तो मुझे दोष मत देना। और बस, हमारी प्रैक्टिस शुरू हो गई। दिन के आखिरी 3 पीरियड डांस रिहर्सल के लिए होते थे। जहां पल्लवी बड़ी नजाकत से थिरकती थी, वहीं मैं सबसे आसान स्टेप्स में भी लड़खड़ा जाता था। पहले बायां पैर कबीर, नहीं वो वाला बाया। वो सिर पीटते हुए चिल्लाई जब मैं फिर से गलती करता। पर वो सब्र वाली थी। मुझ जैसे बेताल इंसान के साथ कुछ ज्यादा ही सब्र दिखा रही थी। वो मुझे हर स्टेप समझाती, मेरा पोस्चर ठीक करती और मेरी हर नाकाम कोशिश पर हंसती। धीरे धीरे हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो गए। झिझक खत्म हुई और बातें सिर्फ डांस तक नहीं रहीं। हम मजाक करते, एक दूसरे को चिढ़ाते, और इसी बीच मैंने उससे थोड़ा फ्लर्ट करना भी शुरू कर दिया। अगर मैं इसी रफ्तार से सीखता रहा तो लोग मुझे प्रोफेशनल डांसर समझेंगे, मैंने स्टाइल मारते हुए कहा। उसने आंखें घुमाई। इस रफ्तार से तो लोग तुझे स्टेज पर रास्ता भटका हुआ टूरिस्ट समझेंगे।
मैं हंस पड़ा और काफ़ी समय के बाद ऐसा हुआ कि मैं यामिनी के बारे में नहीं सोच रहा था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। एनुअल फंक्शन में अब सिर्फ 4 दिन बचे थे। पल्लवी की मेहनत से मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं स्टेज पर उतर सकूं। जिस बंदे ने कभी पैर नहीं हिलाया था, अब उसे इसमें मजा आने लगा था। फिर वो दिन आया जब मैंने डांस प्रैक्टिस से ब्रेक लेने का सोचा, क्योंकि मैं एक शॉर्ट स्टोरी कॉम्पिटिशन में भी हिस्सा ले रहा था। मैं अपनी आखिरी बेंच पर बैठकर कहानी लिखने में खोया हुआ था। क्लास खाली थी, सब कल्चरल एक्टिविटीज में बिजी थे। पल्लवी भी मान गई थी। तभी अचानक यामिनी सामने आ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी तलखी और गुस्सा था। वो मेरी तरफ बड़े सधे हुए कदमों से आई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी उंगलियां गर्म थीं और हल्की सी कांप रही थीं, और अपनी जुबान मेरे होठों से मिला दी। मेरा दिमाग सन्न हो गया। 5 सेकंड, बस इतनी ही देर रहा वो सब। सिर्फ 5 सेकंड, पर लगा जैसे सदियां गुजर गईं। मैं उसे वापस चूमना चाहता था, पर मैं जैसे पत्थर बन गया था। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है। और फिर जितनी अचानक उसने मुझे चूमा था, उतनी अचानक वो पीछे हट गई। उसकी आंखें मेरी आंखों में गड़ी थीं, जिनमें एक ऐसा एहसास था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। आई हेट यू, उसने फुसफुसाया, और फिर वो मुड़ी और चली गई, मुझे एक गहरी कश्मकश में छोड़कर। मैं पूरी तरह सुन्न हो गया। मेरा दिमाग बस उन्हीं 5 सेकंड्स को बार बार दोहरा रहा था। मेरा मन किया कि कुणाल को बताऊं, उससे सलाह लूं, पर पहली बार ऐसा हुआ कि मैं उसे कुछ बता नहीं पाया। यह एहसास बहुत ही निजी था, बहुत नाजुक, जैसे जबान पर लाते ही इसका मतलब बदल जाएगा। हजारों सवाल दिमाग में दौड़ रहे थे। क्या वो सच में मुझे पसंद करती थी, या उसने पल्लवी की वजह से जलन में ऐसा किया? ये प्यार था या सिर्फ एक मुकाबला? क्या मैं वो था जिसे वो दिल से चाहती थी, या बस वो इंसान जिसे वो खोना नहीं चाहती थी? जितना मैंने इसे सुलझाने की कोशिश की, उतना ही उलझता गया। अगर ये जलन थी, तो इतनी गहरी क्यों? अगर प्यार था, तो चूमने के बाद आई हेट यू क्यों कहा? उस रात बहुत हिम्मत जुटाकर मैंने यामिनी को मैसेज किया। टाइप करते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं स्क्रीन को टकटकी लगाए देखता रहा, धड़कनें बढ़ी हुई थीं। कुछ मिनट बाद उसका जवाब आया। आज के लिए सॉरी कबीर, वो बस एक गलती थी, बस उस पल के जोश में जो हो गया। मेरा दिल जैसे डूब गया। उसने आगे लिखा, तुम्हारे लिए मेरे मन में दोस्ती के सिवा और कुछ नहीं है। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, बस। मैंने उन शब्दों को बार बार पढ़ा, इस उम्मीद में कि शायद कोई छुपा हुआ मतलब मिल जाए, पर मैसेज बिल्कुल साफ था। मेरे अंदर एक अजीब सा खालीपन भर गया। मैं दो सच्चाइयों के बीच फंस गया था। एक वो जहां वो मुझसे प्यार तो करती थी, पर मानने को तैयार नहीं थी, और दूसरी वो जहां मैं उसके लिए बस एक सहारा था, कोई ऐसा जो उस पल की घबराहट या गुस्से में उसके काम आ गया। मैंने अगले दिन से पल्लवी के साथ अपनी डांस प्रैक्टिस जारी रखी, लेकिन मेरा मन कहीं और ही भटक रहा था। वो मुझसे बात करने की कोशिश करती, पर मेरा दिमाग कहीं और था। फिर भी उसका प्यारा चेहरा देखकर मैं ऐसा नाटक करता जैसे मैं उसकी पूरी बात सुन रहा हूं। जैसे जैसे म्यूजिक बजता, वो मुझे स्टेप्स समझाती, मेरा पोस्चर और मूवमेंट्स ठीक करती। मेरा शरीर तो उसके साथ थिरक रहा था, पर दिमाग यामिनी पर अटका था। उसका वो अचानक चूमना, उसका मुझे देखने का अंदाजा, और उसकी आवाज का वो गुस्सा जब उसने कहा था आई हेट यू। पल्लवी ने मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाई। कबीर, तुम यहीं हो ना? उसने मजाक में पूछा। मैंने पलकें झपकाईं और जबरदस्ती मुस्कुराया। हाँ हाँ, बस स्टेप सही करने की कोशिश कर रहा हूं। वो शरारत से मुस्कुराई। या शायद तुम मुझसे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो? वो थोड़ा पास आई और उसकी चंचल आंखें मेरी आंखों में डूब गईं। कोई बात नहीं, मेरा लोगों पर ऐसा ही असर होता है। मैं हंस पड़ा। ओ हाँ बिल्कुल, मैं तो बस तुम्हारे डांस स्किल्स में खोया हुआ हूं। उसने ड्रामा करते हुए अपने बाल झटके। और मेरी खूबसूरती में भी, जाहिर है। मैंने अपनी आंखें घुमाई, पर इससे पहले कि मैं कुछ कहता, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी ओर खींचा। चलो फोकस करो, या फिर मुझे स्कूल के बाद तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसने आंख मारते हुए फुसफुसाकर कहा। मैं उसकी इस छेड़खानी पर हंस दिया। पल्लवी में एक बात थी, वो हर चीज को बहुत हल्का और मजेदार बना देती थी। शायद इसीलिए दिमाग में इतनी उलझन होने के बावजूद मुझे उसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था। जैसे जैसे रिहर्सल बढ़ी, हम एक दूसरे के साथ और भी कंफर्टेबल हो गए। वो मेरे खराब डांस मूव्स पर बहुत सब्र रखती थी, और बदले में मैं अपनी ओवर एक्टिंग वाली गलतियों से उसे हंसाता था। धीरे धीरे बिना एहसास हुए वो ऐसी इंसान बनती जा रही थी जिससे मैं सब कुछ कह सकता था, जिस पर मैं भरोसा कर सकता था। दिन तेजी से बीतते गए और देखते ही देखते एनुअल फंक्शन का दिन आ गया।
पर्दे के पीछे एक छोटे से कमरे में बैठे हुए मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। हमारा डांस तीसरे नंबर पर था और इतनी बड़ी भीड़ के सामने परफॉर्म करने का ख्याल ही मेरी एंग्जाइटी बढ़ा रहा था। तभी पल्लवी कमरे में आई। उसने पारंपरिक पहाड़ी लिबास पहना था, पीली साड़ी और उसके ऊपर खूबसूरती से सजाया हुआ पिछौड़ा। एक पल के लिए मैं अपनी घबराहट बिल्कुल भूल गया। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं बस उसे एकटक देखता रह गया। उसने मुझे गौर से देखा और मुस्कुराई। कबीर, डांस के लिए तैयार हो? मैंने खुद को संभाला और गला साफ किया। हाँ हाँ, तैयार हूं। वो हंस पड़ी। पक्का? तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे तुम सारे स्टेप्स भूल गए हो। मैं घबराकर हंसा। शायद एक सेकंड के लिए भूल गया था। उसने मजाक में मेरे कंधे पर कोहनी मारी। चिंता मत करो, बस मुझे फॉलो करना, हम आग लगा देंगे। वो थोड़ा और करीब आई और आवाज़ धीमी कर ली। वैसे अगर तुमने अच्छा परफॉर्म किया तो शायद मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मैंने अपनी भौहें चढ़ाईं। अब मेरी घबराहट की वजह बदल चुकी थी। तुम्हारे पास कुछ है? उसने आंख मारी। उसके लिए इंतजार करना होगा। और बस मेरी घबराहट थोड़ी कम हो गई। पल्लवी के साथ मेरा डांस परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। डांस के बीच में जब हमारी आंखें मिली तो अचानक बाकी सब गायब हो गया। वो स्टेज अब स्टेज नहीं लग रहा था। ऑडियंस धुंधली हो गई। शोर कहीं दूर जाकर थम गया। ऐसा लगा जैसे उस लम्हे में सिर्फ हम दो ही हैं। हम नाचते रहे, पर वो रिहर्सल जैसा नहीं लगा। सब कुछ एकदम नेचुरल था, जैसे म्यूजिक से ज्यादा उसकी आंखें मुझे गाइड कर रही हों। मैं भूल गया कि लोग हमें देख रहे हैं। उन कुछ मिनटों के लिए बस हम थे। जब तालियों की गूंज सुनाई दी तो मैं जैसे हक्का बक्का रह गया। परफॉर्मेंस के बाद हम वापस स्टेज के पीछे वाले कमरे में गए। तुमने बहुत अच्छा किया, पल्लवी ने हाफते हुए कहा। मैंने कंधे मुचकाए। बस भाई, 10 दिन में जो हो सकता था कर दिया। मैंने उसे शुक्रिया कहा और अगले 2 घंटे तक हम बातों में खो गए। बातों बातों में मैंने उसे वो कविताएं दिखाईं जो मैंने यामिनी के लिए लिखी थीं, पर मैंने उसे ये नहीं बताया कि वो यामिनी के लिए हैं। जब वो उन्हें पढ़ रही थी तो उसके चेहरे के भाव थोड़े बदले। क्या ये तुमने किसी खास के लिए लिखी हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। मैं हंसा। हाँ, पर वो किसी दूसरे देश की है। उसने भौहें चढ़ाईं। अच्छा, कहाँ की? मेरी इमेजिनेशन के देश की। मैं मुस्कुराया। ये एक पुराना घिसा-पिटा जोक था, पर पल्लवी के लिए नया था और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। वैसे शरारत से बोली, क्या तुम्हें इस देश में अभी तक कोई नहीं मिली? मैं भी हंस पड़ा। 2 घंटे साथ बिताने के बाद पल्लवी को जाना था। उसने अपना बैग उठाया और मुस्कुराई। ठीक है, अब मुझे जाना होगा। बाय कबीर। पर मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था। रुको, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उसने अपने बैग से एक सलीकी से मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला और मेरे हाथ में रख दिया। इसे घर जाकर खोलना, उसने रहस्यमयी अंदाज में कहा और एक आखिरी शरारती नजर डालकर चली गई। उसके जाते ही मेरी उत्सुकता बढ़ गई। क्या ये कोई राज था, कोई इकरार या कुछ और? मैंने उसका इंतजार करने वाला निर्देश ताक पर रखा और वहीं कागज खोल लिया। जैसे ही मेरी नज़र शब्दों पर पड़ी, मेरी धड़कन तेज हो गई। एक साथ कई भावनाओं का ज्वार उठा। मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो एक लव लेटर था, पर पूरी तरह से नहीं। मेरे हाथ जैसे जम गए थे। कागज थोड़ा पुराना सा लग रहा था, जैसे उसे कई बार मोड़कर खोला गया हो। क्या पल्लवी हफ्तों से इसे अपने पास रखे हुए थी? मेरे सीने में एक अजीब सा एहसास जागा, ऐसा जिसे मैं कोई नाम नहीं दे पा रहा था। मुझे नहीं पता मैं ये क्यों लिख रही हूँ, पर मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए। शायद इसलिए क्योंकि आज का दिन कुछ अलग था। तुम्हें डांस स्टेप्स के साथ जूझते हुए देखना, चिढ़ना और फिर हंसकर टाल देना, ये सब बहुत अनपेक्षित था। तुम हमेशा बेफिक्र रहते हो, पर आज मैंने तुम्हारा एक अलग रूप देखा। मुझे नहीं पता कि ये तुम्हारी वो कोशिश थी जब तुम बहुत खराब डांस कर रहे थे, या तुम्हारी वो मुस्कान जब तुमने आखिरकार एक स्टेप सही कर लिया। पर आज कुछ तो ऐसा था जिसने मुझे तुम्हें और करीब से जानने पर मजबूर कर दिया। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं लिखा, और सच कहूँ तो पता नहीं मैं ये तुम्हें कभी दूंगी भी या नहीं। पर अगर मैं दूं तो जान लेना, ये इसलिए नहीं है कि मैं तुमसे कुछ उम्मीद करती हूँ। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती थी कि बहुत समय बाद किसी ने मुझे कल का इंतज़ार करने की वजह दी है। कागज को हाथ में लिए मैं पल्लवी के शब्दों को बार बार पढ़ रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल थी। एक तरफ खुशी थी, कोई मेरे बारे में ऐसा सोचता है, कोई उन चीज़ों पर गौर कर रहा है जिन पर मैं खुद ध्यान नहीं देता। पर दूसरी तरफ मैं कंफ्यूज था। क्या वो वाकई ऐसा महसूस करती थीं या बस एक ख्याल था जो उसने पन्ने पर उतार दिया? मैंने लेटर फिर से पढ़ा, इस बार थोड़ा धीरे।
जिस तरह उसने मुझे कल का इंतज़ार करने की वजह बताया था, उससे मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। यामिनी वाली धड़कन से अलग, पर कुछ ऐसा जिसे मैं अभी समझ नहीं पा रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली, लेटर को संभाल कर जेब में रखा। मुझे नहीं पता था कि इसका अंजाम क्या होगा, पर इतना तय था, अब चीज़ें पेचीदा होने वाली थीं। मुझे किसी की सलाह चाहिए थी, इसलिए मैंने कुणाल को फ़ोन किया और उसे रात को अपने घर रुकने के लिए मना लिया। हमारे घर वाले एक दूसरे को जानते थे, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही वो आया, उसने यामिनी के बारे में पूछना शुरू कर दिया, पर इस बार मेरी जिंदगी में कुछ और ही पक रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप पल्लवी का लेटर उसे थमा दिया, जैसे वो कोई लव गुरु या साइकोलॉजिस्ट हो। कुणाल ने उसे पढ़ा और फिर मुझे ऐसे देखा जैसे मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो। ये क्या बकवास है कबीर, तू पागल हो गया है क्या? मुझे लगा तुझे यामिनी पसंद है, ये पल्लवी कहाँ से आ गई? उसने मुझे शक की नज़रों से देखा। क्या तू उसे पसंद करता है? मुझे नहीं पता। उसने थोड़ी देर मुझे और देखा, फिर मुस्कुराया। इसका मतलब है कि तू यामिनी को भी पसंद नहीं करता। मैं चुप रहा। मेरे दिमाग में यामिनी का वो अचानक दिया हुआ किस बार बार घूम रहा था। उसकी आंखें, उसकी भावनाएं, वो कुछ और ही कह रही थीं, पर मेरा दिमाग उसे मानने को तैयार नहीं था। मुझे यामिनी पसंद है, मैंने आखिरकार कहा, पर उसके लिए मैं सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड हूं। कुणाल काफ़ी देर तक खामोश रहा। शायद ये हमारी अब तक की सबसे सीरियस बातचीत थी। फिर उसने दोबारा पूछा, और पल्लवी का क्या? इस बार मेरा जवाब अलग था। मैंने एक ठंडी सांस ली और मुस्कुराया। वो बहुत खूबसूरत है, उसे कौन पसंद नहीं करेगा? उस रात मैंने अपना मन बना लिया। मैं अगले दिन पल्लवी को प्रपोज करने वाला था। कुणाल मुस्कुराया। सही फैसला है। मुझे हमेशा लगता था कि पल्लवी यामिनी से बेहतर है। कम से कम वो चालाक तो नहीं है। मैंने भौएं सुकोड़ी। चालाक? वो हंसा। तू समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यामिनी तेरे जज्बातों के साथ खेलती है। एक पल तुझे स्पेशल फील कराती है और अगले पल ऐसा बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर पल्लवी, वो अपने एहसासों के लेकर ईमानदार है। मैं थोड़ी देर सोचता रहा और फिर हम दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े। भाई, तेरी लव लाइफ मेरी मैथ्स की नोटबुक से भी ज्यादा उलझी हुई है। मैं और जोर से हंसा। शायद वो सही था। शायद अब वक्त आ गया था कि मैं उसे चुनूं जो वाकई मुझे चाहती थी। अगले दिन जब बस स्कूल पहुंची तो मेरी धड़कनें बेकाबू थीं। मैं और पल्लवी बस से साथ नीचे उतरे। स्कूल अभी शांत था। हम साथ साथ क्लास की तरफ बढ़े। वो कुछ बातें कर रही थीं, शायद एनुअल फंक्शन या किसी टीचर के बारे में, पर मेरा दिमाग तो बस एक ही बात पर अटका था, मुझे आज कहना ही होगा। क्लास पहुंचते ही हमने अपना बैग रखा। मेरे हाथ ठंडे पड़ रहे थे, पर मैंने गहरी सांस ली और उसकी तरफ मुड़ा। पल्लवी, मैंने आवाज में थोड़ी मजबूती लाते हुए कहा। उसने अपनी भौहें चढ़ाईं। इतने सीरियस क्यों हो मिस्टर ओवरथिंकर? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय बैग से एक गुलाब निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैं तुम्हें पसंद करता हूं पल्लवी, और मुझे लगता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। अपनी जिंदगी में पहली बार मैंने इतनी हिम्मत जुटाई है कि किसी से अपने दिल की बात कह सकूं। वो लम्हा जादुई था। उसने मुझे कसकर गले लगा लिया और कुछ सेकंड के लिए लगा जैसे दुनिया थम सी गई है। थोड़ी देर बाद वो पीछे हटी और मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराई। पागल हो तुम, उसने फुसफुसाकर कहा। क्या सच में तुम्हें यह समझने के लिए लेटर की जरूरत थी? मैंने राहत की सांस ली। शायद मुझे उस धक्के की जरूरत थी। वो हंस पड़ी और मेरे हाथ से गुलाब लेकर उसे अपनी उंगलियों में घुमाने लगी। और इस किटकैट का क्या? मैंने मुस्कुराकर कहा। एक मीठी शुरुआत के लिए कुछ मीठा तो चाहिए ना। उसने शरारत से सिर हिलाया और चॉकलेट ले ली। किस्मत अच्छी है तुम्हारी कि मुझे किटकैट पसंद है। पीछे स्कूल की घंटी बजी, पर मुझे कोई परवाह नहीं थी। हफ्तों बाद मेरा दिमाग उलझनों से आजाद था। पल्लवी मुझे पसंद करती थी और फिलहाल मेरे लिए इतना ही काफी था।